दोस्तों ये एक वेब सीरीज है जिसके 8 एपिसोड हैं, लेकिन हमने 8 एपिसोड्स को एक ही वीडियो में कवर किया है। दोस्तों इस कहानी में हम देखेंगे कि ISIS किस तरह मुस्लिम युवाओं को शरिया लागू करने के लिए सपने दिखाते हैं। जिहाद के नाम पर ब्रेन वॉश करके ISIS में उन्हें भर्ती किया जाता है और इसमें लड़कियों को भी शामिल किया जाता है। जो 20 साल से छोटे युवा होते हैं उनको सबसे ज्यादा ब्रेन वॉश किया जाता है और इसमें सबसे ज्यादा कम उम्र के युवाओं को इसलिए भर्ती किया जाता है क्योंकि उनका ब्रेन वॉश करना सबसे ज्यादा आसान होता है। हम आपको बता दें कि इंडिया में भी ये घटनाएं घटती रहती हैं। कुछ वक्त पहले केरला की पुलिस ने बताया था कि केरला से 100 से भी ज्यादा युवा ISIS में भर्ती होने के लिए गए हैं। ये घटना स्वीडन में 2015 में घटित हुई थी, जब ISIS के आतंकियों ने स्वीडन के 500 से भी ज्यादा युवाओं को ब्रेन वॉश करके राका पहुंचाया था। कहानी की शुरुआत में हम सीरिया के राका शहर में एक परिवार को देखते हैं। उस परिवार में परवीन अपने पति और बेटी लतीफा के साथ रहती है। उसका पति उसे बहुत प्यार करता है, लेकिन छोटी सी गलती पर भी उसे मारने पीटने लग जाता है और वो जिहादियों का साथ देता है। उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके उन तक पहुंचाता है। आज परवीन अपनी दोस्त टीना से मिलने जा रही है। वहाँ औरतों पर बहुत पाबंदियां लागू हैं। वहाँ पर महिलाओं को गुलाम बनाकर रखा जाता है। टीना उसे रास्ते में बताती है कि उसके पति अभी भी कोमा में हैं। फिर अचानक शहर में लोग यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। कुछ जिहादी महिलाएं परवीन और टीना को पकड़कर एक साइड पर खड़ा कर देती हैं और उनके सामने कुछ लोग मिलकर एक आदमी की उंगलियों को काट देते हैं क्योंकि उसने जिहादियों के साथ गद्दारी की थी। अगले दिन टीना परवीन के घर आती है। परवीन उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, मुझे किसी को कॉल करना है। फिर टीना उसे अपना फोन दे देती है जिसे उसने चोरी रखा हुआ था क्योंकि वहाँ महिलाओं को फोन रखना अलाउड नहीं था। फिर हुसैन घर आता है। वो आज काफी परेशान था और वो रोज रोज लोगों का बहता हुआ खून देखकर परेशान था क्योंकि और लोगों की तरह हुसैन का भी ब्रेन वॉश किया गया था। वो पहले से ही जिहादी नहीं बना बल्कि उसे बनाया गया था। अगले दिन फिर से टीना उसके पास आती है और आज वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। दरअसल उसके पति को जिहादियों ने उसकी आंखों के सामने मार दिया था और वो पुलिस से बचते हुई यहाँ आई हुई थी और तभी पुलिस वहाँ आ जाती है। और जब परवीन से टीना के बारे में पूछा जाता है कि क्या तुम इसे जानती हो, तो वो टीना को पहचानने से साफ इनकार कर देती है। टीना को परवीन पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकती थी और पुलिस टीना को वहाँ से ले जाती है। और फिर खबर आती है कि इस्तांबुल में 70 लोग बम धमाके में मारे गए और स्वीडन में रहने वाली फातिमा जो एक पुलिस है वो इस खबर से बहुत ज्यादा परेशान थी। फातिमा का बॉयफ्रेंड कैल भी एक पुलिस ऑफिसर है। वहीं दूसरी तरफ राका में रहने वाले जिहादी 70 लोगों के मरने पर जश्न मना रहे थे क्योंकि ये ब्लास्ट उन्होंने ही करवाया था और वो अपनी इस कामयाबी में खुशियां मना रहे थे। तभी हम टीवी पर एक लड़की को देखते हैं जो एक न्यूज एंकर थी। अहमद उसे देखकर हुसैन से कहता है कि ये तो तेरी पत्नी की तरह दिख रही है। हुसैन को इस बात पर गुस्सा आ जाता है। वो अहमद को मारने लग जाता है। फिर उसके साथ ही उसे रोकते हैं। दरअसल अहमद की गंदी नजर पहले से ही परवीन पर है। हुसैन घर जाकर परवीन को कहने लग जाता है कि तुम सही नहीं हो और तुम अनक्लीन और अपवित्र हो क्योंकि आज मेरे साथी तुम्हारे बारे में बातें कर रहे थे। मतलब कोई उनकी औरतों के बारे में बात भी नहीं कर सकता था। इससे वो अनक्लीन हो जाती हैं। फिर हुसैन परवीन को बहुत मारता है। परवीन रोते हुए अपनी बेटी को संभालती है। वो अपनी बेटी के साथ दिन भर इसी कमरे में बंद रहती है। वो इस जिंदगी से तंग आ चुकी थी। परवीन रहने वाली तो स्वीडन की थी। उसे अपने स्कूल टीचर का नंबर याद था और टीना के दिए हुए फोन से वो अपनी मैथ टीचर डॉलरेस को कॉल करती है। वो डॉलरेस को अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताती है कि मैं इसलिए अपने घर स्वीडन आना चाहती हूँ। अगले दिन क्रिसमस थी। वहाँ पार्टी में हम टीचर डॉलरेस को फातिमा के साथ देखते हैं। दोनों अच्छे दोस्त हैं। डॉलरेस फातिमा को इब्राहिम से मिलवाती है। उसे यहाँ सब लोग इब्रा के नाम से जानते हैं। इब्रा डॉलरेस के स्कूल में असिस्टेंट टीचर है और यहाँ हम आपको बता दें कि इब्रा रहने वाला राका का है और वो एक जिहादी है। वो यहाँ अपनी असली सच्चाई छुपाकर रहता है और स्कूल में मासूम स्टूडेंट्स का इस तरह से ब्रेन वॉश करता है कि वो खुद ब खुद राका जाने के लिए तैयार हो जाते हैं।
और कुछ लोग दूसरों को मारकर खुद भी मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। इब्रा एक ट्रैवलर है जो कई देशों में जाकर यही सब काम करता है। उसका ये काम सालों से चल रहा है और उसकी ये सच्चाई कोई भी आज तक नहीं जान सका। फिर डॉलरस वहाँ से फातिमा के घर जाती है और वो उसे परवीन के बारे में बताती है, क्योंकि फातिमा पुलिस में है और वो परवीन को अच्छी तरह से समझ सकती है और उसकी हेल्प भी कर सकती है। फिर डॉलरस परवीन को फातिमा का नंबर दे देती है। कुछ देर बाद परवीन फातिमा को कॉल करती है। फातिमा उसे पूछती है कि राका के जिहादियों का अगला टारगेट स्वीडन है। वो लोग स्वीडन पर हमला करने की प्लानिंग कर रहे हैं। क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? परवीन उसे अपने हस्बैंड के बारे में सब कुछ बताती है। वो उसे बताती है कि वो लोग शायद यहाँ से किसी को स्वीडन भेजेंगे और वो आदमी एक ट्रैवलर है और इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं पता। और फिर वो कॉल कट करके फोन को छुपा देती है, क्योंकि हुसैन घर आ चुका था। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो ट्रैवलर इब्रा है और अब इब्रा का टारगेट स्कूल की 2 लड़कियाँ और 2 लड़के हैं और उसका साथ एक जिहादी लड़की भी दे रही है। और फातिमा परवीन के केस को अपने कैल और डॉलरस के बीच ही रखती है। कैरिमा और सुले इब्रा से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। इब्रा उन्हें रोज ब्रेन वॉश की वीडियो भेजता था, जिन्हें वो दोनों मन लगाकर देखती थी। कैरिमा की फैमिली में उसका पिता था जो एक शराबी था। वो अक्सर नशे में कैरिमा को मारा करता था। और सुले की फैमिली में उसके पिता सुलेमान, माँ और छोटी बहन लीशा रहती है। सुलेमान मुस्लिम है, लेकिन वो उनके कोई भी रूल्स को फॉलो नहीं करता। वो शरिया के मुताबिक बनाए हुए रूल से नफरत करता है और अपनी फैमिली को इन सब से दूर रखता है। और यहाँ फातिमा परवीन से वादा करती है कि तुम हमारी स्वीडन को बचाने में मदद करो, फिर हम तुम्हें जल्द ही स्वीडन ले आएंगे। परवीन की दी हुई जानकारी के मुताबिक वो एक चार्ट बनाती है जिसमें वो लोग थे जहाँ से आतंक की शुरुआत होती है। और वो यही मेन लोग हैं जो इस्लाम के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इसमें परवीन का पति भी शामिल था, लेकिन उसने आज तक किसी भी इंसान को नहीं मारा था और उसके खिलाफ कोई भी केस दर्ज नहीं था। और बाकियों के खिलाफ रेप, डकैती और अटेम्प्ट मर्डर के केस दर्ज थे। और इनमें वो नहीं थे जो ट्रैवलर बॉम्बर हैं, जिन लोगों ने दूसरे देशों में अपना आतंक फैलाया हुआ है। एक रात को हुसैन सो रहा था। परवीन उसका लैपटॉप खोलती है, पर उसी टाइम वो नींद से अचानक जाग जाता है। वो बहुत ज्यादा डर जाती है। अगले दिन जब हुसैन इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था तो पास में बैठकर परवीन भी उसे देख रही थी और वो हर वक्त उसके आसपास घूमती रहती और जो भी इंफॉर्मेशन उसे पता चलती वो फातिमा को बता देती। और यहाँ रात में कैरिमा का पिता बहुत ज्यादा नशे में था। वो कैरिमा को मारने की कोशिश करता है और वो भागते हुए रोड पर चली जाती है और वहाँ वो इब्रा से जाकर टकरा जाती है। वो उसे अपने साथ रूम में ले जाता है। वो बारिश में गीली हो चुकी थी, इसलिए इब्रा उसे अपने कपड़े देता है और वो इब्रा के कपड़े पहन लेती है। अगले दिन सुले वहाँ आती है। वो कैरिमा को इब्रा के रूम में देखकर उसे जेलस होने लगती है, क्योंकि वो पहले से इब्रा के ज्यादा क्लोज थी। अगले दिन इब्रा स्कूल के 2 लड़कों को गन चलाने की ट्रेनिंग देता है। वो उन दोनों का भी ब्रेन वॉश कर चुका था। अगले सीन में हम हुसैन को देखते हैं जो अपने साथियों को इंफॉर्मेशन देने आया था। तभी बाहर गोलियों की आवाज आने लग जाती है। हुसैन डरने लगता है और वो अपने साथियों से कहता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि उसे अपने परिवार की फिक्र थी और वो अपने साथियों को वहीं छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। तभी अचानक वहाँ जोरदार धमाका हो जाता है, जिससे हुसैन बुरी तरह घायल हो जाता है। उसके साथी उसे घर लेकर जाते हैं। परवीन जल्दी से अपना हिजाब पहनकर बाहर आती है। वो लोग उसे डॉक्टर के पास भी नहीं ले जाते, वो खुद ही उसका इलाज करते हैं। अहमद परवीन को दवा देते हुए कहता है कि रात को हुसैन को दे देना, दवा से वो गहरी नींद में सो जाएगा, नहीं तो वो इतने दर्द में है कि उसे नींद भी नहीं आएगी। और जाते हुए वो परवीन से कहता है कि तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं। और यहाँ इब्रा सुले को एक गिफ्ट देता है और वो गिफ्ट एक हिजाब था। वो उसे अपने कमरे में लेकर जाता है। वो उसे दुआ अदा करना और शरीयत से जुड़ी कई सारी चीजें सिखाता है। रात को हुसैन दर्द से चीख रहा था। परवीन उसे वो दवा दे देती है जो अहमद देकर गया था और हुसैन गहरी नींद में सो जाता है। उसके बाद परवीन हुसैन की एक डायरी निकालती है जिसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन लिखता है। वो फातिमा को फोन करके उसे सारी इन्फॉर्मेशन दे देती है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो अहमद ने उसकी सारी बातें सुन ली थी।
अहमद उसे ब्लैकमेल करता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है। परवीन वहाँ पर रखा चाकू उठाकर अहमद को जान से मार देती है और धीरे धीरे किचन में खून फैल जाता है। परवीन सबसे पहले कॉल करके फातिमा को ये सारी बात बता देती है। दरअसल वो हुसैन को अहमद की इस हरकत के बारे में नहीं बता सकती थी, क्योंकि यदि उसने ये बात बताई तो वो उसे तलाक देकर छोड़ देगा। फिर परवीन उसकी बॉडी को खींचकर मैट पर डालती है और मैट को खींचते हुए घर के पिछले साइड में एक गड्ढे के अंदर अहमद को फेंक देती है और वो गड्ढा ऊपर से बंद कर देती है। और जब वो अंदर आती है तो हुसैन नींद से जाग चुका था। वो किचन में फैला हुआ खून देखकर डर जाता है और परवीन उसे कैसे भी करके समझाती है कि यहाँ कोई भी खून नहीं है, तुम नींद में हो, और वो उसे सुला देती है। सुबह जब हुसैन उठता है तो उसे रात को देखा हुआ खून अब भी उसके जहन में याद था, पर उसे ये नहीं पता चल रहा था कि ये सपना था या सच था। वो बार बार परवीन से सवाल करने लगता है, लेकिन परवीन उसकी बात को बार बार टाल देती है। और अगले दिन हुसैन को उसके साथी का फोन आता है कि अहमद गायब हो चुका है, उसका कोई पता नहीं चल रहा। हुसैन ये बात परवीन को बताता है। परवीन ये सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो बहुत ज्यादा डर गई थी। यहाँ सुले इब्रा का दिया हुआ गिफ्ट खोलती है और वो हिजाब को पहनकर नाश्ते के टेबल पर जाती है। सुलेमान को उसे इस हिजाब में देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से उसके हिजाब को उतार देता है। फिर सुले वहाँ से अपनी बहन लीशा के साथ स्कूल चली जाती है और कैरिमा इब्रा को अपने घर ले जाती है। कैरिमा का पिता उसे इतने दिन बाद घर देखकर कैरिमा पर हाथ उठाने लग जाता है। फिर इब्रा उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको धमकी देता है कि दोबारा ऐसा मत करना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। इससे इब्रा की इज्जत कैरिमा के दिल में और ज्यादा बढ़ जाती है। फिर इब्रा उन दोनों को एक लेडी के पास भेजता है। वहाँ लड़कियों को सरिया में रहने के सलीके सिखाए जाते थे। उन्हें वहाँ राका शहर की खूबसूरती के बारे में बताया जाता है कि वो एक मैजिकल प्लेस है और जीते जी गॉड तक पहुँचने की सबसे अच्छी जगह। उन्हें एक आलीशान बंगला भी दिखाया जाता है जहाँ उन्हें रहने को मिलेगा। उन्हें तरह तरह के लालच दिए जाते हैं और उनका माइंड सेट किया जाता है। दोनों बहुत खुश थी। पूरी तरह से उनका ब्रेन वॉश हो चुका था। दोनों रात भर सरिया के कानूनों के बारे में वीडियो देखती रहती। सुलेमान अपनी बेटी सुले को वो हिजाब वापस कर देता है और कहता है तुम्हारी जो भी मर्जी हो करो। एक दिन परवीन के घर हुसैन का एक साथी आता है और वो हुसैन से कहता है कि अब तुम हमारे साथ काम नहीं करोगे। उन लोगों ने ऐसा क्यों कहा, हुसैन को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। यहाँ सुलेमान को टीचर डोलरेस का फोन आता है। वो बताती हैं कि आपकी बेटी रोज क्लास से गायब रहती है। सुलेमान कहता है कि वो एक एक्स्ट्रा क्लास लेने जाती है। फिर सुलेमान इब्रा के बारे में उसके साथ रहने वाली टीचर के पास उसके बारे में पूछने जाता है, तो वो बताता है कि इसका सिर्फ एक ही चीज में इंटरेस्ट है, वो दिन भर इस्लाम करता रहता है। सुले के पेरेंट्स को अब शक हो गया था कि कहीं हमारी बेटी गलत हाथों में तो नहीं चली गई, क्योंकि स्वीडन में ये घटनाएं आम बात थी और उन्हें पक्का यकीन हो जाता है कि हिजाब के बारे में भी वही लड़का इन लोगों को सिखा रहा है। और वो डिसाइड करते हैं कि वो जल्द से जल्द सुले की शादी कर देंगे। सुले रोती हुई ये बात कैरिमा को बताती है। कैरिमा उसे समझाती है कि मैं इब्रा से बात करके कुछ करती हूँ। और यहाँ टीचर्स मीटिंग में उन लोगों को आतंकी हमले के बारे में बताया जाता है। उन सबको एक वीडियो दिखाई जाती है जिसमें कुछ आतंकी लोगों में दहशत पैदा करने के लिए वीडियो बनाकर उन तक पहुँचाई जाती थी। उनमें से एक के हाथ में एक निशान दिखाई देता है। डॉलरेस और इब्रा मीटिंग के बाद वहाँ से कॉफी पीने चले जाते हैं। वहाँ पर इब्रा हाथ से इशारा करके किसी को अपनी तरफ बुलाता है। तभी डॉलरेस का ध्यान उसके हाथ के निशान पर जाता है। ये वही निशान था जो अभी अभी वीडियो पर उन जिहादियों के हाथ पर देखा गया था। डॉलरेस को समझ आ चुका था कि ये भी उनमें से एक है। डॉलरेस बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। वो फातिमा को मिलने को बुलाती है। फातिमा उसे कहती है कि मैं बस आपके पास 15 मिनट में पहुंच जाऊंगी। रात के 12 बजे थे, लेकिन डॉलरेस को पता नहीं था कि उसका कोई पीछा कर रहा है। जैसे ही वो अपने रूम के सामने पहुंचती है, पीछे से आकर बड़ी ही बेरहमी से उसकी कोई हत्या कर देता है, क्योंकि उस पर किसी को शक हो गया था। और जब फातिमा वहां पहुंचती है तो वहां चारों तरफ पुलिस थी। फातिमा वहां चाहकर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि डॉलरेस के फोन पर लास्ट कॉल फातिमा की थी।
डॉलरस फातिमा के बहुत करीब थी। उसे उसकी मौत पर बहुत दुख था। और यहाँ जब हुसैन वॉशरूम जाता है तो उसे फोन की वाइब्रेशन की आवाज आती है और उसे वो फोन मिल जाता है जो परवीन अक्सर वहाँ छुपा कर रखती थी। वो परवीन से उस फोन के बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन वो उससे स्वीडन से रिलेटेड क्वेश्चन करने लग जाता है। इस बात से परवीन को शक हो जाता है कि शायद उसने फोन को देख लिया है। वो फातिमा को कॉल करके सब कुछ उसे बता देती है कि मेरा कॉल करना अब शायद मुश्किल होगा। लेकिन कुछ दिन के बाद परवीन हुसैन से कहती है कि तुमने घर के पीछे वो फोन क्यों छुपाया था। वो कहता है कि ये फोन मेरा नहीं है और मुझे लग रहा था कि ये फोन तुम्हारा है, और यदि ये हम दोनों का फोन नहीं है तो फिर किसका है। दरअसल उस फोन में कोई भी कॉल्स की डिटेल्स नहीं थी। परवीन ने उसकी सारी हिस्ट्री डिलीट कर दी थी और हुसैन का शक अपने पड़ोसियों पर चला जाता है कि शायद उन्होंने अपना फोन यहाँ छुपाया होगा। और सुले अपनी माँ के साथ अपने बिहेवियर के लिए उससे माफी मांगती है। अब उनके घर में सब कुछ ठीक हो गया था। वो अपने डैड को बताती है कि मैं आज से बास्केटबॉल गेम की प्रैक्टिस फिर से स्टार्ट करना चाहती हूँ। सुलेमान उसकी ये बात सुनकर बहुत खुश था कि अब उसका ध्यान गेम में लगा रहेगा। फिर वो अपनी बहन के साथ स्कूल के लिए निकल जाती है। अपनी बेटियों को जाते हुए देखकर दोनों बहुत खुश थे। स्कूल में कैरिमा सुले को 2 टिकट्स दिखाती है और वो टिकट्स उन दोनों के राका के थे। और यहाँ हुसैन के साथी उसे धमकी देकर जाते हैं कि अहमद की लास्ट लोकेशन तुम्हारे घर की थी। और उनका पूरा शक हुसैन पर था, क्योंकि हुसैन के साथ कुछ दिन पहले उसकी हाथापाई भी हुई थी। इसलिए उन लोगों ने हुसैन को अपनी टीम से निकाल दिया था। लेकिन हुसैन को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। अगले दिन जब परवीन फातिमा से बात कर रही थी तो वो उसकी सारी बातें सुन लेता है, पर फिर भी वो उससे कुछ भी नहीं पूछता और चुपचाप किचन में जाकर टेबल के नीचे चेक करने लग जाता है और उसे वहाँ खून के निशान मिल जाते हैं। वो परवीन से कहता है कि तुम मुझे बता दो कि आखिर क्या हुआ था। मुझे लगता है कि मैंने ही अहमद का खून किया है और मुझे उस हादसे के बाद कुछ याद नहीं रहा। यदि ऐसा हुआ तो मैं अपने आप को मार दूंगा और मुझे इस बारे में अपने साथियों को बता देना चाहिए। और वो अपने साथियों को ये बताने के लिए जाने लगता है। फिर परवीन डर जाती है और उसको सब कुछ सच सच बता देती है कि अहमद ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, पर वो ये नहीं बताती कि उसने उसके साथ जबरदस्ती की थी। और यहाँ फातिमा को उन लड़कों के बारे में पता चल जाता है जिनका इब्रा ने माइंड वॉश किया था। वो उन लड़कों का पीछा करने लग जाती है कि वो कहाँ जाते हैं और किस किस से मिलते हैं। 2 दिन बाद बास्केटबॉल का मैच था। सुले मैच का बहाना बनाकर अपने बैग में कपड़े भरकर घर से निकल जाती है। वो और कैरिमा इब्रा की गाड़ी में बैठ जाती हैं। उनके साथ एक और लड़की भी थी। वो सब गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। तभी लीशा भी वहाँ आ जाती है। सुले लीशा से छुपने की कोशिश करती है, लेकिन लीशा उनके साथ गाड़ी में आकर बैठ जाती है। लीशा उसे देखकर हैरान रह जाती है, पर इब्रा कहता है कि ये भी हमारे साथ जाएगी। सुले कहती है कि ये नहीं जा सकती, इसे इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं पता और मैं अपनी बहन को वहाँ नहीं ले जा सकती। इब्रा उसे समझाता है कि तुमसे भी पहले लीशा अल्लाह से जुड़ चुकी है और वो इस्लाम को अच्छी तरह जानती है। फिर ये सब अपने सफर पर निकल जाते हैं। एयरपोर्ट पर पहुंचकर इब्रा कहता है कि तुम लोग जाओ, मैं बाद में आऊंगा। उन्हें बिल्कुल भी इस बारे में पता नहीं था कि इब्रा उनके साथ नहीं जाएगा। फिर वो तीनों उस लड़की के साथ जाने लगती हैं और प्लेन 20 मिनट लेट था। लीशा सुले से कहती है कि हमें बास्केटबॉल की पिक डैड को सेंड कर देनी चाहिए और फिर वो अपने डैड को फोटो सेंड कर देती है। सुलेमान फोटो देखकर खुश हो जाता है, लेकिन वो अपनी बेटियों को खेलते हुए लाइव देखना चाहता था, इसलिए वो वहाँ से सुले के स्कूल चला जाता है। और जब वो मैच वाले हॉल को खाली देखता है तो उसके पैरों तले जैसे जमीन खिसक जाती है। वो जल्दी से अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को सब कुछ बताता है। वो दोनों सुले का पासपोर्ट ढूंढने लग जाते हैं, पर वो उन्हें नहीं मिला। और फिर वो लीशा का भी पासपोर्ट ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन उसका भी पासपोर्ट उन्हें नहीं मिला। सुलेमान तुरंत ही पुलिस को कॉल करता है और खुशकिस्मती से कैल उसका फोन उठाता है, क्योंकि उसे राका के बारे में सब कुछ पता था। वो एयरपोर्ट पर पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है और फातिमा को भी इस बारे में बता देता है। सीसीटीवी से एक फोटो सुलेमान को सेंड की जाती है और वो फोटो उसकी बेटियों का था। फिर उन लोगों को एयरपोर्ट पर रोक लिया जाता है। जब सुलेमान उन्हें वापस लेने जाता है
तो वहाँ उसकी बेटियों की जगह कोई और लड़कियां थी जो उसी तरह राका जा रही थी। सुलेमान को उम्मीद थी कि उसकी बेटियां उसे मिल जाएंगी, लेकिन ये उम्मीद उसकी टूट चुकी थी क्योंकि प्लेन टेक ऑफ हो चुका था। फिर वो लोग तुरंत ही वहाँ से राका जाने की तैयारी करते हैं। अब प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका था। उन्हें यहाँ से गाड़ी में जाना था और उनका रात भर का सफर था। कुछ दूर जाकर उन्हें एक सुनसान जगह पर रोका जाता है और उन्हें बुर्का पहनाया जाता है कि किसी भी इस्लामिक कंट्री में जाने से पहले ये हिजाब पहनना पड़ता है। और यहाँ हुसैन परवीन की बात पर यकीन नहीं करता कि अहमद ने उसके साथ कुछ नहीं किया होगा। वो उससे बार बार पूछने लग जाता है और परवीन गुस्से में बता देती है कि हाँ, उसने मेरे साथ जबरदस्ती की थी। परवीन की बात सुनते ही वो उसे थप्पड़ मार देता है कि तुम अनक्लीन हो, अब तुम मेरी पत्नी नहीं हो, मैं यहाँ वापस कभी नहीं आऊँगा। और हुसैन वहाँ से चला जाता है और सुलेमान पुलिस के साथ अपनी बेटियों को वापस ले जाने के लिए राका पहुँच जाता है। उन्हें पता था कि वो लोग कहाँ से होकर गुजरेंगे। सुलेमान पुलिस के साथ उनका वेट कर रहा था। तभी अचानक कार की आवाज आती है। वो लोग उन पर गन तान देते हैं जिससे कार रुक जाती है। करीमा और सुले को वो लोग जबरदस्ती बाहर निकलते हैं, लेकिन तभी वो आदमी गाड़ी चलाकर वहाँ से भाग जाता है। लीशा को वो लोग बाहर नहीं निकाल पाए थे। वो उस आदमी के साथ चली गई थी। सुलेमान जोर जोर से चीखने लग जाता है। सुले भी अपनी बहन के लिए बहुत रोती है। फिर फातिमा को कॉल करके उसे बताता है कि हमने एक लड़की को खो दिया है। वो लोग उसे राका ले गए हैं। और यहाँ परवीन स्वीडन जाने की तैयारी कर रही थी। आज वो बहुत खुश थी। वो फाइनली अपने घर वापस जा रही थी। वो अपनी बेटी को एक थैले में भर लेती है। फातिमा ने उसके जाने की सारी तैयारी करा दी थी। उसका फर्जी पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स सब कुछ बनवा दिए थे। उसे टैक्सी में एक आदमी लेने आया था। उसके जाते ही हुसैन घर पर वापस आ जाता है और वो उसे ढूंढने लगता है। दरअसल हुसैन को अपनी गलती पर पछतावा था। वो परवीन से माफी मांगने आया था कि जिस वक्त उसे अपनी पत्नी का साथ देना चाहिए था, वो उस समय उस पर इल्जाम लगा रहा था। जब परवीन गाड़ी में जाकर बैठती है तो उसके लिए फातिमा का कॉल था और अब उसे परवीन की मदद की जरूरत थी। वो कहती है कि राका में एक लीशा नाम की लड़की स्वीडन से चली गई है और वो ISIS के हाथों लग गई है और तुम ही हो जो हमारी मदद कर सकती हो। परवीन उसे कहती है कि कितनी मुश्किल से मुझे आज स्वीडन जाने का मौका मिला है। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मुझे प्लीज स्वीडन जाने दो। लेकिन फातिमा उसे वादा करती है कि बस एक लास्ट टाइम हेल्प कर दो, हम तुम्हें यहाँ बुला लेंगे और वो हमारी जिम्मेदारी है। परवीन मान जाती है। फातिमा बताती है कि उस लड़की को वापस लाने के लिए किसी से उसकी शादी करानी पड़ेगी और हुसैन अभी भी परवीन को शहर में ढूंढ रहा था। और जब हार कर वो दोबारा घर में वापस जाता है तो वो लतीफ़ा की रोने की आवाज़ सुनता है। मतलब परवीन अब वापस आ चुकी थी और वो उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाता है और परवीन से माफ़ी मांगने लग जाता है। वो कहता है कि मुझे कभी छोड़कर मत जाना, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। परवीन उसे कहती है एक शर्त पर, इसके लिए तुम्हें दूसरी शादी करनी होगी। वो उसकी बात सुनकर हैरान रह जाता है। परवीन उसे सारी बात बताती है कि मेरी दोस्त की बहन लीशा राका में है और उसे ढूंढना होगा और तुम्हें उससे शादी करनी होगी, तभी हम उसे यहाँ रख सकते हैं। इस सौदे के लिए हुसैन मान जाता है। परवीन हुसैन के साथ लीशा को ढूंढने के लिए निकल जाती है। लीशा को एक हॉस्टल में भेज दिया गया था जहाँ उसकी तरह और भी लड़कियां आई हुई थी। उसे वहाँ रहने के लिए पैसे मांगे जाते हैं, पर लीशा के पास कोई भी पैसे नहीं थे। फिर हदीशा नाम की एक लड़की उसकी मदद करती है और उसे रहने के लिए एक कमरा मिल जाता है। वहाँ स्वीडन पहुंचकर सुले और कैरिमा से पूछताछ की जाती है, पर वो किसी को भी उस इंसान का नाम नहीं बताती हैं जिसने उनका ब्रेन वॉश किया था। और सुले कहती है कि मैं आप लोगों से नफरत करती हूँ, इस्लाम के दुश्मनों से मैं नफरत करती हूँ। अगले दिन लीशा को नमाज दुआ कराई जाती है और एक बूढ़े आदमी के साथ उसका निकाह कराने लगते हैं। और हैरानी की बात तो ये थी कि लीशा वहाँ चुपचाप बैठी थी। उसका निकाह हो रहा था और उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी उसे ढूंढते हुए वहाँ पर हुसैन और परवीन आ जाते हैं और वो उस कमरे में पहुँच जाते हैं जहाँ उन्हें लीशा मिल जाती है। हुसैन उस आदमी को बताता है कि ये हमारी रिश्तेदार है।
वो अपना आईडी दिखाता है और उस आदमी को कुछ पैसे देता है। फिर वो आदमी मान जाता है और वो लीशा को अपने साथ अपने घर ले आते हैं। फिर वो दिन भी आ जाता है जिस दिन के लिए स्वीडन को तबाह करने के लिए ISIS के आतंकियों ने प्लान बनाया था। लेकिन उन लोगों को अभी तक उन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि कब कहां कैसे लोगों को नुकसान पहुंचाया जाएगा। और फातिमा अभी भी उन लड़कों का पीछा कर रही थी। उनके पास 2 बड़े बड़े बैग थे और यहाँ कैल सुले को बताता है कि कैरिमा ने अपने आप को मारने की कोशिश की, पर अब वो ठीक है और वो हॉस्पिटल में है। कैल उससे फिर से पूछने की कोशिश करता है कि तुम्हें सीरिया क्यों ले जाया जा रहा था। सुले रोते हुए कैल को बताती है कि मैं वहाँ नहीं जाना चाहती थी, जब मैं वहाँ जा रही थी तो वो मैं नहीं थी। और फिर वो इब्रा के बारे में उसे बता देती है। लेकिन कैरिमा फिर से इब्रा को कॉल करती है। इब्रा उसे एक दिन बाद मिलने के लिए बुलाता है। तभी सुले की दी हुई इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कैल इब्रा को पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन इब्रा उनको चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हुसैन और लीशा के निकाह के लिए कुछ लोग वहाँ आए थे। फिर उन दोनों का निकाह हो जाता है और यहाँ इब्रा के साथ वाली लड़की एक आदमी को ब्लू बैग देती है और उसमें लंदन वाली फ्लाइट को बर्बाद करने का सामान था। परवीन फातिमा को कॉल करती है, लेकिन परवीन बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि आज स्वीडन में अटैक होने वाला था और उसे कोई अंदाजा नहीं था कि कहाँ क्या कुछ होना है। ISIS के लोग हुसैन को घर आकर उसे तंग करने लग जाते हैं क्योंकि वो अब उनके कोई काम का नहीं था। हुसैन बहुत ज्यादा परेशान और दुखी था। फिर परवीन उससे कहती है कि तुम हमें बस उस ट्रैवलर के बारे में बता दो और फिर हम स्वीडन की पुलिस से कांटेक्ट करके हम वहाँ चले जाएंगे और हम वहाँ बिल्कुल सेफ रहेंगे। हुसैन को परवीन पर पूरा यकीन था। वो परवीन को सब कुछ बता देता है और वो तुरंत ही फातिमा को कॉल करती है कि पूरे 11 बजे 3 अटैक होंगे, वो भी सेम टाइम पर। एक प्लेन पर जो लंदन जा रहा है और एक मीटिंग पर विक्टोरिया हॉल में और तीसरा सबवे स्टेशन पर। वो लोग कुछ लोगों को शूट करेंगे। फातिमा तुरंत ही अपनी टीम को इन्फॉर्म कर देती है और जैसे ही वो आदमी प्लेन में रिमोट का बटन दबाने लगता है उसे फातिमा की टीम अरेस्ट कर लेती है। और यहाँ वही 2 लड़के जिसका पीछा फातिमा करती थी बैग से गन्स निकाल कर वो लोगों को शूट करने की कोशिश करने लग जाते हैं। तभी पीछे से पुलिस उन्हें शूट कर देती है और वो दोनों वहीं पर मारे जाते हैं। इस तरह पुलिस 2 जगह पर होने वाले अटैक्स को बचा लिया था, लेकिन अभी भी विक्टोरिया हॉल में अटैक होना बाकी था और वो काम इब्रा के हाथ में था। इब्रा सबसे पहले कैरिमा को अपने पास बुलाता है और वो खुद भी एक जैकेट पहनता है और कैरिमा को भी एक जैकेट पहनाता है और उसे एक बिल्डिंग में भेज देता है। कैरिमा इस काम के लिए बहुत ज्यादा खुश थी। कैरिमा सुले को लास्ट टाइम मैसेज करती है और उसे सब कुछ बताती है कि हम स्वर्ग में मिलेंगे। सुले को सब कुछ समझ आ चुका था कि ये क्या करने जा रही है। वो तुरंत ही कैरिमा को फोन करती है। वो उसे समझाती है कि इब्रा हम सबको पागल बना रहा था और वो इस्लाम के लिए कभी अपनी जान नहीं देगा। वो सिर्फ दूसरों की जान लेते हैं और दूसरों की जान लेने वाला कभी अल्लाह की नजरों में सही नहीं हो सकता। कैरिमा को इसकी बात समझ आ जाती है, लेकिन वो चाहकर भी उस जैकेट को अपनी बॉडी से उतार नहीं सकती थी। कैरिमा बिल्डिंग के सभी लोगों को इन्फॉर्म कर देती है कि मेरे पास में बॉम्ब है, प्लीज आप जल्द से जल्द इस बिल्डिंग को खाली कर दो। और फिर वो सुले को कॉल करके बताती है कि मैंने इस बिल्डिंग को खाली करा दिया है, अब मेरी वजह से किसी मासूम की जान नहीं जाएगी। सुले उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा रोती है क्योंकि कैरिमा उसकी बचपन की दोस्त थी और अभी उसने जिंदगी में देखा ही क्या था। लेकिन इब्रा अभी भी खुला घूम रहा था। वो विक्टोरिया हॉल में जाकर वो सबसे पहले वहाँ एक बूढ़ी औरत के कमरे में जाकर उसका खून कर देता है। पुलिस उसके पीछे पड़ी थी। वो अपना भेष बदलकर पुलिस के सामने से ही गुजरकर वो वहाँ पर ब्लास्ट कर देता है और कोई भी उसे पहचान नहीं पाया था। और यहाँ फातिमा अपने वादे के मुताबिक वो एक आदमी के साथ राका के लिए निकल गई थी और उसने परवीन और उसके परिवार को लाने के लिए पूरा इंतजाम कर दिया था। परवीन, हुसैन और लीशा सब वापस आने की तैयारी कर रहे थे। तभी वहाँ हुसैन का साथी आ जाता है। वो हुसैन को कहता है कि तुम्हारा अब मरने का वक्त आ गया है, लेकिन लीशा इस बात से घबरा जाती है और वो उनके सामने चली जाती है। लेकिन वो आदमी परवीन पर गोली चला
जला देता है और पीछे से फातिमा आकर उस आतंकी को मार देती है। फातिमा अब उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से ले जाना चाहती थी। वो लीशा से कहती है कि हमें यहाँ से अभी निकलना होगा, लेकिन लीशा उनके साथ जाने से इनकार कर देती है और इस बात का फातिमा को जरा सा भी अंदाजा नहीं था। दरअसल उसका पूरी तरह से ब्रेन वॉश हो चुका था और वो राका में ही रहना चाहती थी, इसलिए वो तीनों उसे वहीं छोड़कर वहां से निकल जाते हैं। परवीन को गोली लगी हुई थी, इसलिए उसकी हालत बहुत ज्यादा नाजुक थी। उन्हें किसी शहर की तलाश थी। रास्ते में परवीन फातिमा से कुछ बातें करती है और बातें करते हुए वो फिर से बेहोश हो जाती है। हुसैन और फातिमा उसे हौसला देने की कोशिश करते हैं और उसे बार बार जागने को कहते हैं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। परवीन आंखें नहीं खोलती और वो इस दुनिया से जा चुकी थी। हुसैन गाड़ी रुकवा कर वो परवीन के पास आकर बहुत ज्यादा रोता है। वो परवीन से बहुत प्यार करता था। वो उससे कुछ देर के लिए नाराज रह सकता था, लेकिन उसके बिना वो कभी नहीं रह सकता था। लेकिन अब उसे अपनी बेटी के लिए जीना था, इसलिए वो अपनी बेटी को लेकर फातिमा के साथ स्वीडन चला जाता है। दोस्तों, धर्म कोई बुरा नहीं होता। धर्म में रहने वाले लोग बुरे होते हैं, जो लोग बुराइयों को बढ़ावा देते हैं और हम उनका साथ देते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।